नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। संविधान की प्रस्तावना में बदलाव से जुड़े बिल पर संसद में हंगामा। प्रस्तावना में शामिल समाजवादी शब्द को हटाने का था प्रावधान। समता से जुड़े शब्दों को और विस्तार देने की थी कोशिश। देश में कमर्शियल सरोगेसी को रोकने के लिए संसद से बिल पारित। आईवीएफ तकनीक से होने वाले जन्म को रेगुलेट करने से जुड़ा बिल भी हुआ पास। महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को सुरक्षा देना है दोनों बिलों का मकसद। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की अगुवाई में ग्लोबल डेमोक्रेसी समिट खत्म। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने की शिरकत। चीन, रूस और पाकिस्तान सम्मेलन से रहे नदारद। 2022 से देश के 4 बड़े हवाई अड्डों पर शुरू होगा फेशियल रिकॉग्निशन। चेहरे को स्कैन कर होगी यात्रियों की पहचान। लोगों की यात्रा को पेपरलेस बनाना है मकसद। और फीचर फोन्स के लिए भी यूपीआई सेवाएं लॉन्च करेगा आरबीआई। स्मार्टफोन्स की ही तरह यूपीआई ट्रांजैक्शन करते दिखेंगे लोग। छोटे लेन देन के लिए जल्द शुरू होगी ऑन डिवाइस वॉलेट फीचर देने की प्रक्रिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। पिछले दिनों राज्यसभा में एक निजी बिल को लेकर काफी हंगामा बरपा। दरअसल यह बिल एक संविधान संशोधन बिल है जिसमें प्रस्तावना में कुछ बदलाव लाने का प्रावधान है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य केजे अल्फोंस द्वारा प्रस्तुत इस बिल में प्रस्तावना में शामिल शब्दों इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ कुछ और शब्द जोड़ने का जिक्र है। बिल में इन शब्दों की जगह इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी बॉर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड, टू गेट अ जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विथ डिग्निटी शामिल करने का जिक्र है। इसके साथ यह बिल सोशलिस्ट की जगह इक्विटेबल शब्द को शामिल करने का प्रावधान करता है। वहीं बिल में बंधुता से जुड़े शब्दों को भी बदलने का प्रावधान है। इस बिल पर हंगामा तब हुआ जब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने बिल को प्रस्तुत करने की मंजूरी दे दी, जबकि इसको प्रस्तुत किए जाने के प्रस्ताव पर ऐतराज जताने वाले सदस्यों की संख्या ज्यादा थी। आपको बता दें कि एक बिल निजी बिल तब कहलाता है जब वह सरकार के किसी मंत्री की बजाय किसी और सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि निजी बिल कोई विपक्षी दल का सदस्य ही पटल पर रखे। सत्ताधारी दल का कोई गैर मंत्री सदस्य भी इसे प्रस्तुत कर सकता है। निजी बिल साधारण विषयों और संविधान संशोधन दोनों के लिए लाया जा सकता है। एक सदस्य ने हालिया बिल पर इस बात को लेकर भी सवाल खड़ा किया कि यह बिल पटल पर रखा ही नहीं जा सकता क्योंकि इसे प्रस्तुत करने से पहले माननीय राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं ली गई है। गौरतलब है कि हमारे संविधान में कहीं भी निजी बिल का प्रावधान नहीं है। हालांकि दोनों सदनों के नियमों में प्राइवेट मेंबर को जरूर परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन को लेकर निजी बिल और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के संबंध में कोई विशेष शर्त नहीं है। यह अनुच्छेद बताता है कि इस तरह का बिल संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी धन विधेयक की तरह यहां कोई अलग शर्त नहीं है। हालांकि एक बात यह भी है कि निजी बिल को लेकर कुछ खास परिस्थितियों को देखते हुए दोनों ही सदनों के अपने अपने नियम हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करती है। इसके साथ ही इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता का जिक्र है। प्रस्तावना में 2 तरह की समता की बात है, एक प्रतिष्ठा और दूसरी अवसर। प्रस्तावना ही हमें बताती है कि हमारे देश का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य है। इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये 2 शब्द 42वें संशोधन के जरिए साल 1976 में जोड़े गए थे। लंबे समय से कागजों में अटकी पड़ी केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को आखिरकार केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी। पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए केंद्र की तरफ से लगभग 39,000 करोड़ की मदद को मंजूरी मिल गई। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 44,000 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। प्रस्ताव के मुताबिक इस नदी लिंक परियोजना को 8 सालों में पूरा करने का टारगेट है। गौरतलब है कि इस योजना के लिए इसी साल मार्च में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के सीएम ने एक समझौते पर दस्तखत किए थे। यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है जिसे केंद्र की निगरानी में पूरा किया जाना है। परियोजना के तहत देश के मध्य भाग में मौजूद बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी की भरपाई की जाएगी। बुंदेलखंड एक पठारी क्षेत्र है जहां वार्षिक वर्षा काफी कम होती है। इसका बड़ा हिस्सा आर्कियन चट्टानों से बना है जिसमें बुंदेलखंड नीस चट्टान ज्यादा पाई जाती है। वहीं लाल मिट्टी का भी काफी ज्यादा विस्तार है।
जिसमें पानी को रोकने की क्षमता काली मिट्टी के मुकाबले कम होती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही इस परियोजना को अमली जामा पहनाने की कोशिश लंबे समय से चल रही थी। सरकार के इस प्रोजेक्ट के तहत केन नदी के जल को बेतवा में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए धौधन बांध, निचली ओर परियोजना, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना का निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत सालाना 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि की सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही 62 लाख से ज्यादा लोगों को पीने के पानी की सुविधा मुहैया होगी। वहीं 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, झांसी, दमोह, दतिया, शिवपुरी जैसे जिले आते हैं। महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की सुरक्षा के लिए संसद ने हाल ही में 2 बड़े बिल पास किए हैं। एक है ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021 और दूसरा है सैरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020। सैरोगेसी रेगुलेशन बिल भारत में सैरोगेसी को रेगुलेट करने की व्यवस्था करता है। इसका मतलब सैरोगेसी को देश में वैध माना जाएगा, लेकिन उसे किस तरह से अंजाम देना है यह सरकार के नियम और संबंधित बोर्ड के विनियम से तय होगा। बिल में रेगुलेशन के लिए ही नेशनल सैरोगेसी बोर्ड और राज्य सैरोगेसी बोर्ड्स के गठन की बात शामिल है। कमर्शियल सैरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान बिल में शामिल है और इसके लिए शब्द को अच्छे से परिभाषित भी किया गया है। यह बिल नैतिक सैरोगेसी, भारतीय मूल के विवाहित जोड़े और विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में सैरोगेसी की इजाजत देता है। बात करें ART बिल की तो यह बिल देश में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्लिनिक्स के रेगुलेशन के लिए बनाया गया है। यह विधेयक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को परिभाषित करता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्लिनिक्स को रेगुलेशन के लिए बिल में नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सैरोगेसी बोर्ड का जिक्र है। हालांकि यह बात साफ कर दें कि यहां जिस बोर्ड की बात कही गई है वह आगामी सैरोगेसी एक्ट के तहत बनने वाला बोर्ड ही होगा। बिल में ART बैंक बनाने की बात भी है, जिस पर गैमेट्स के कलेक्शन, भंडारण और आपूर्ति की जिम्मेदारी होगी। साथ ही एम्ब्रियो के भंडारण का काम भी यही बैंक करेगा। पेशे से वकील और भीमा कोरेगांव मामले से जुड़ी हुई सुधा भारद्वाज को मिली बेल का मामला पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में गया। हालांकि इस पर बाद में कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया और वो अब जेल से रिहा हो चुकी हैं। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक मामले में सुधा भारद्वाज को बेल दी थी, जिसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट ने एक ही मामले में अन्य 8 लोगों को बेल नहीं दी। सुधा भारद्वाज को हाई कोर्ट से जो बेल मिली है उसे डिफॉल्ट बेल कहा जाता है। आइए समझते हैं कि किन परिस्थितियों में यह ग्रांट की जाती है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि डिफॉल्ट बेल को सांविधिक बेल भी कहते हैं। यह बेल अपने आप में एक अधिकार है, भले ही क्राइम किसी भी तरह का हो। यह बेल तब जारी होती है जब जुडिशियल कस्टडी के दरमियान पुलिस एक निर्धारित समय में जांच पूरी नहीं कर पाती। CRPC की धारा 167(2) के मुताबिक अगर ऐसा मुमकिन नहीं है कि पुलिस जांच को 24 घंटों में निपटा सके तो वह कोर्ट में पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी की मांग कर सकती है। जब आरोपी को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है तो उसे पुलिस कस्टडी कहते हैं। इधर आरोपी अगर मजिस्ट्रेट की निगरानी में जेल में रखा जाता है तो उसे जुडिशियल कस्टडी कहा जाता है। CRPC की इसी धारा में कस्टडी के संबंध में टाइम पीरियड का जिक्र है। ज्यादातर मामलों में यह अवधि 60 दिन की है, यानी पुलिस को इतने दिन अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश करने के लिए दिए जाते हैं। हालांकि ऐसे अपराध जिनमें मृत्युदंड, उम्र कैद या 10 साल या उससे ज्यादा की जेल होने की संभावना होती है, कोर्ट उनमें 90 दिन तक की कस्टडी की मंजूरी दे सकती है। इन दोनों बातों के इतर नारकोटिक्स एक्ट के तहत यह अवधि अधिकतम 180 दिन से 1 साल तक की है। UAPA एक्ट में इस टाइम पीरियड को 90 दिन रखा गया है, जो और 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। सुधा भारद्वाज पर मामला इसी एक्ट के तहत चल रहा है। आपको बता दें कि अगर पुलिस कस्टडी पूरी हो जाती है और पुलिस जांच पूरी नहीं कर पाती तो इसका मतलब यह नहीं कि बेल अपने आप मिल जाएगी। आरोपी को इस मामले में खुद ही दावा करना होता है। बीते 9 से 10 दिसंबर के बीच अमेरिका की अगुवाई में पहले डेमोक्रेसी समिट का आयोजन किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सम्मेलन का आइडिया सामने रखा था, जिसमें दुनिया भर के 100 देशों के शीर्ष नेताओं ने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की। इसके अलावा अलग अलग सरकारों के प्रतिनिधि, जानकार, पत्रकार, निजी क्षेत्र के नेता भी एक मंच पर दिखे। लोकतंत्र के मुख्य विषय पर आयोजित इस बड़े सम्मेलन में वैश्विक नेताओं ने 3 मुद्दों पर बातचीत की। इनमें शामिल हैं लोकतंत्र को मजबूत करना और अधिकारवाद से रक्षा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देना। अमेरिका की तरफ से इस वर्चुअल समिट में कुछ इनिशिएटिव्स की भी घोषणा हुई है।
ये इनिशिएटिव स्वतंत्र मीडिया, भ्रष्टाचार मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव और लोकतांत्रिक सुधार के लिए तकनीक जैसे मुद्दों पर फोकस्ड है। आपको बता दें कि भले ही सम्मेलन में 100 से ज्यादा देश शरीक हुए हों, लेकिन कुछ बड़े देश इससे नदारद दिखे। चीन और रूस को इस सम्मेलन में आने के लिए न्योता ही नहीं दिया गया, जबकि एक कूटनीतिक चाल के तौर पर ताइवान को इसमें बुलाया गया, जो इस सम्मेलन में शामिल भी हुआ। आपको याद दिला दें कि बाइडेन के ग्लोबल डेमोक्रेसी समिट से ठीक पहले अमेरिका ने चीन में अगले साल होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के कूटनीतिक बहिष्कार की घोषणा की है। उइगर समुदाय के खिलाफ हिंसा को आधार बनाते हुए इस बायकॉट में यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी यूएसए का साथ देने का मन बनाया है। इधर डेमोक्रेसी समिट में पाकिस्तान को बुलाया तो गया, लेकिन वह इसमें शामिल नहीं हुआ। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। न्यूजीलैंड, जापान, इराक, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन और ब्राजील भी समिट में शामिल हुए। खास बात यह है कि पाकिस्तान के अलावा भारत के दूसरे पड़ोसी देशों बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान भी इस समिट में नहीं दिखे। बाइडेन के इस समिट में भारत के पड़ोसी देशों के शामिल न होने के क्या कारण और निहितार्थ हैं, इसका पूरा विश्लेषण समझने के लिए 19 दिसंबर को प्रसारित होने वाला हमारा दुनिया इस हफ्ते का एपिसोड जरूर देखें। पिछले दिनों श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षा भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए। इस द्विपक्षीय वार्ता में श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए कुछ करार किए गए। इसके तहत एक 4 सूत्रीय पहल पर दस्तखत हुए। इस करार के मुताबिक भारत श्रीलंका को खाद्य, दवाओं और ईंधन खरीद के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट देगा। लाइन ऑफ क्रेडिट देने का मतलब श्रीलंका कभी भी जरूरत पड़ने पर भारत से धन उधार ले सकता है। इस उधार पर जो भी ब्याज होगा वह सामान्य से काफी कम होगा। इस 4 सूत्रीय पहल में दोनों देशों के बीच श्रीलंका के भुगतान संतुलन मुद्दे को लेकर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर भी बात बनी। करेंसी स्वैप एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 देश या पार्टीज समान धनराशि का लेन देन अलग अलग मुद्रा में करते हैं। इस व्यवस्था में उधार ली गई रकम की वापसी एक तय तारीख को निर्धारित विनिमय दर पर होती है। श्रीलंकाई वित्त मंत्री ने इस दौरे पर भारत से यह भी वादा किया है कि वो ट्रिंको ऑयल फार्म्स को मॉडर्न बनाने के लिए जल्द ही प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। गौरतलब है कि भारत इन फार्म्स के इस्तेमाल को लेकर कई सालों से जद्दोजहद कर रहा है। इस 4 सूत्रीय समझौते में श्रीलंका ने भारत को आश्वासन दिया है कि वह अपने अलग अलग सेक्टर्स में निवेश के लिए भारतीय निवेशकों को मौके देगा। मार्च 2022 से देश के 4 बड़े हवाई अड्डों पर फेशियल रिकॉग्निशन की सुविधा शुरू होने जा रही है। एक सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से लोकसभा में ये बात सामने आई है। इन 4 हवाई अड्डों में शामिल हैं वाराणसी, पुणे, कोलकाता और विजयवाड़ा। हालांकि 2022 से शुरू होने वाली इस सुविधा में पहले से ही 3 साल की देरी हो चुकी है। साल 2019 में सरकार की डिजी यात्रा पॉलिसी के तहत इस तरह की सुविधा शुरू करने की बात हुई थी, लेकिन तब इसे अमल में नहीं लाया जा सका। इस नीति का मकसद लोगों की हवाई यात्रा को पेपरलेस बनाना है ताकि यात्रा को सुगम बनाया जा सके। यह नीति सरकार ने 2018 में शुरू की थी। दरअसल फेशियल रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक्स का ही हिस्सा है। मौजूदा वक्त में कई क्षेत्रों में लोगों की पहचान और उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बायोमेट्रिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें पहचान के लिए व्यक्ति के खास शारीरिक और व्यावहारिक लक्षण का इस्तेमाल होता है। बायोमेट्रिक्स के कुछ खास तकनीकों में शामिल हैं फेशियल रिकॉग्निशन, डीएनए मैचिंग, ईयर रिकॉग्निशन, आइरिस रिकॉग्निशन, रेटिना रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन। इसके अलावा फिंगर जियोमेट्री रिकॉग्निशन, गाइट रिकॉग्निशन यानी व्यक्ति की चाल ढाल के जरिए पहचान, हैंड जियोमेट्री रिकॉग्निशन, ओडर रिकॉग्निशन यानी सूंघने की प्रक्रिया भी आजकल बायोमेट्रिक्स का हिस्सा है। इन सभी के साथ ही टाइपिंग रिकॉग्निशन, वेन रिकॉग्निशन, वॉइस आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन और सिग्नेचर रिकॉग्निशन भी बायोमेट्रिक्स का साधन है। आपको बता दें कि इनमें ज्यादातर का उपयोग आज के समय में मोबाइल फोन्स को अनलॉक करने में भी हो रहा है, जैसे फेस, आइरिस, सिग्नेचर, वॉइस रिकॉग्निशन। आइरिस रिकॉग्निशन में किसी व्यक्ति की आइरिस का हाई कॉन्ट्रास्ट फोटोग्राफ्स लेने के लिए दृश्य प्रकाश और अवरक्त प्रकाश का सहारा लिया जाता है। पावर ग्रिड फेलियर को रोकने के लिए आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने कुछ इनोवेशन किया है। टीम ने पावर ग्रिड से जुड़ी एसएफसीएल यानी सुपर कंडक्टिंग फॉल्ट करंट लिमिटर तकनीक को और असरदार बनाने के लिए कुछ वेरिएशंस सुझाए हैं। आइए समझते हैं कि एसएफसीएल तकनीक आखिर क्या है। पावर ग्रिड्स में करंट फ्लो के दौरान कई बार सर्जेज आते हैं। सरल शब्दों में ग्रिड्स में करंट का फ्लो कभी तेज हो जाता है तो कभी बहुत कम। इसकी बड़ी वजह शॉर्ट सर्किट या फिर मांग के कम होने के चलते कम करंट फ्लो देना है।
इन सर्जेस की वजह से ही तारों में हीट बढ़ती है, जिसके चलते आग लग जाती है और कभी कभी तार पिघल भी जाते हैं। लिहाजा इस तरह के सर्जेस को रोकने के लिए SFCL का सहारा लिया जाता है। पहले इसे कंट्रोल में लाने के लिए सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल होता था, जिसमें कट ऑफ यानी बिजली का जाना तय था। SFCL का विकास पिछले दशक में खास तौर पर विकसित देशों में हुआ है। SFCL के नाम से ही समझ आता है कि इसमें फॉल्ट करंट के फ्लो को सीमित किया जाता है। इस लिमिटर में सुपर कंडक्टर का उपयोग होता है, जिससे यह मुमकिन हो पाता है कि नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो बिना रुकावट के होता रहे। इसकी बड़ी वजह है कि इस डिवाइस में सुपर कंडक्टर मटेरियल करंट फ्लो के लिए जीरो रेजिस्टेंस देता है। लेकिन जैसे ही फॉल्ट करंट एक स्तर के बाद आगे जाता है, इसका रेजिस्टेंस अपने आप तेजी से बढ़ जाता है। इसके बाद फॉल्ट करंट फ्लो जैसे ही कम होता है, रेजिस्टेंस फिर जीरो पर आ जाता है। अब IIT कानपुर की टीम ने SFCL में कुछ सेंसर्स को फिट किया है, इसलिए इसे स्मार्ट SFCL कहा जा रहा है। ये सेंसर्स SFCL में करंट फ्लो की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे शुरुआती स्तर पर ही सर्जेस को कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही इसके जरिए ज्यादा करंट को कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते डाइवर्ट किया जा सकता है। टीम के मुताबिक स्मार्ट SFCL वर्तमान SFCL के मुकाबले 50 से 60% सस्ता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए RBI अब कुछ नया करने जा रही है। RBI ने मन बनाया है कि वह जल्द ही फीचर्स फोन के लिए भी UPI पेमेंट सर्विस लॉन्च करेगी। यानी आज के समय में जो फोन पे, पेटीएम का ट्रांजैक्शन हम स्मार्टफोन के जरिए करते हैं, वैसा ही कुछ छोटे मोबाइल फोन से होता दिखेगा। फीचर फोन आकार में छोटे और कम सेवाओं वाले फोन होते हैं, जिनमें अमूमन वॉइस कॉल या टेक्स्ट मैसेज की ही सुविधा होती है। हालांकि कुछ फीचर फोन ऐसे भी हैं जिनमें मल्टीमीडिया और इंटरनेट की सर्विस भी होती है। स्मार्टफोन की तरह फीचर फोन्स में हम एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम्स या ऐप्स नहीं चला सकते। इसी तरह QR कोड या बार कोड को स्कैन करने की सुविधा इनमें नहीं होती। इन सभी बातों से आपको ऐसा लगे कि शायद फीचर फोन्स में कोई पेमेंट सर्विस नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल वर्तमान में इन छोटे फोन्स के लिए नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म व्यवस्था लागू है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोग अपने मोबाइल से *99# डायल कर बेसिक बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसमें *99# USSD ही है। USSD का पूरा नाम होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा। SMS सुविधा से अलग USSD एक सेशन आधारित सर्विस होती है। मिसाल के लिए हम अपने मोबाइल में अपना बैलेंस चेक करने के लिए जो *121# या कुछ और डायल करते हैं, वही USSD है। इसमें दो सेवाएं हैं, एक USSN यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज नोटिफाई और USSR यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज रिस्पॉन्स। USSN तमाम विभागों या कंपनियों को यूजर्स को मैसेज भेजने की सुविधा देता है, जबकि USSR डिपार्टमेंट्स को लोगों तक मेनू पहुंचाने की सुविधा देता है, जिस पर हम रिस्पॉन्स करते हैं। RBI ने UPI के जरिए छोटे वैल्यू के ट्रांजैक्शन के लिए भी नया आइडिया सामने रखा है। केंद्रीय बैंक इसके लिए जल्द ही ऑन डिवाइस वॉलेट सेवा शुरू करेगा, जिसमें 2000 रुपए तक रखे जा सकेंगे। इस वॉलेट के जरिए 200 रुपए तक का लेन देन किया जा सकता है। आज के समय लोग काफी छोटे पेमेंट के लिए भी UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बैंकिंग सिस्टम पर लोड बना रहता है। लिहाजा इस वॉलेट से इससे राहत मिलेगी, क्योंकि बैंकिंग रिसोर्सेज को इसमें सुरक्षित रखा जा सकेगा। वित्तीय सुधार के ही क्रम में RBI ने तय किया है कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए ट्रांजैक्शंस की लिमिट बढ़ेगी। UPI के जरिए पेमेंट के लिए लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख कर दी गई है। देश के अलग अलग संस्थानों के शोधकर्ताओं ने मिलकर दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र में तितलियों पर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इस डॉक्यूमेंट में 175 प्रजातियों की 43,000 से ज्यादा तितलियों का जिक्र किया गया है। इनमें येलो पैंसी, जो कि पश्चिमी घाटों की तलहटी में पाई जाती है, सह्याद्री लेसविंग जैसी कुछ प्रजातियां खास हैं। इनके अलावा डॉक्यूमेंट में शिवा सनबीम, मालाबार ट्री निम्फ, सह्याद्री बर्डविंग, ब्लू ओकलीफ, ट्री फ्लिटर जैसी कुछ और स्पीशीज का भी जिक्र है। शोधकर्ताओं ने कॉमन क्रो, कॉमन एमिग्रेंट, कॉमन फोर रिंग, लेसर ग्रास ब्लू, कॉमन मॉर्मॉन और चॉकलेट पेंसी को भी इन डॉक्यूमेंट्स में जगह दी है। तितलियों की ये सभी स्पीशीज पश्चिमी घाटों में बड़ी संख्या में मौजूद हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक तितलियां किसी क्षेत्र के लिए इंडिकेटर स्पीशीज होती हैं, क्योंकि इनमें हमें ये जानने में मदद मिलती है कि कोई हैबिटेट यानी आवास किस तरह का है और उसकी स्थिति क्या है।
इसके अलावा तितलियों की बड़ी तादाद स्थानीय जैव विविधता को भी बताती है। तितलियां कीड़ों के लेपिडोप्टेरा परिवार से आती हैं, जिसमें तितलियों की तरह ही दिखने वाले मॉथ यानी पतंगे शामिल हैं। तितलियां कोल्ड ब्लडेड स्पीशीज होती हैं, यानी वातावरण के बदलने के साथ ही अपने शरीर के तापमान को ढाल नहीं पाती। ऐसी कुछ स्पीशीज में मछलियां और रेप्टाइल्स भी आते हैं। तितलियां और मॉथ्स दोनों ही पारितंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। ये पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्योंकि ये चिड़ियों, चमगादड़ों और दूसरे कीटभक्षियों के लिए भोजन का काम करते हैं। यही वजह है कि तितलियों की अधिक संख्या हमें बताती है कि कोई हैबिटेट अकशेरुकियों के मामले में कितना समृद्ध है। दूसरी तरफ ये जीव पॉलिनेशन यानी परागण में भी बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इससे पारितंत्र में पौधों की विविधता को बढ़ावा मिलता है। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि तितलियां और मोथ्स दोनों ही अपनी रक्षा के लिए कुछ रसायन विकसित करते हैं, जिनका आर्थिक लाभ उठाया जा सकता है। केरल के कोच्चि में कुछ शोधकर्ताओं ने घोघे की एक प्रजाति का पता लगाया है। बहुत ही छोटे आकार के घोघे की इस प्रजाति का नाम सिसेला अक्यूटा बताया गया है, लेकिन इसके चर्चा में बनने की वजह है कि यह प्रजाति दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में गिनी जाती है। इसका सीधा मतलब है कि भविष्य में यहाँ के स्थानीय प्रजातियों को बड़ा नुकसान होगा। इस प्रजाति के साथ कुछ बातें चिंता पैदा करने वाली हैं। ये घोघे कीड़ों के लिए होस्ट का काम करते हैं, यानी उन्हें आकर्षित तो करते ही हैं, वे इनके साथ विकसित भी हो सकते हैं। लिहाजा जब ये कीड़े या कृमि किसी तरह से इंसानों के संपर्क में आएंगे तो कुछ खाद्य जनित बीमारियां हो सकती हैं। दूसरी बात, इस प्रजाति की एयर ब्रीदिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा है और ये उच्च स्तर के प्रदूषण को आसानी से झेल सकते हैं। जीव जंतुओं की प्रजातियां स्थानीयता के आधार पर दो तरह की होती हैं, नेटिव और इन्वेसिव। नेटिव यानी देशज प्रजातियां वे हैं जो किसी पारितंत्र में उसके प्राकृतिक वातावरण के हिसाब से विकसित होती हैं। उदाहरण के लिए पलाश, नीम आदि भारत के लिए देशज प्रजातियां हैं। बात करें इन्वेसिव यानी विदेशज प्रजातियों की, तो ये प्रजातियां किन्हीं वजहों से दूसरे पारितंत्र से स्थानीय पारितंत्र में प्रवेश करती हैं। इन्हें एलियन स्पीशीज भी कहते हैं, जिनसे स्थानीय प्रजातियों को नुकसान होता है। पौधे और जंतु दोनों ही किसी एक क्षेत्र के लिए विदेशज हो सकते हैं। इंसान इन्वेसिव स्पीशीज के फैलने की सबसे बड़ी वजह है। इमारती लकड़ी, जलीय जंतुओं आदि का निर्यात, कीट नियंत्रण के लिए इस्तेमाल और जहाजों का आना जाना इनमें शामिल है। अभी घोघे की जो प्रजाति मिली है वह मूल रूप से उत्तर अमेरिका की प्रजाति है, लेकिन आज अंटार्कटिका को छोड़ सभी महाद्वीपों तक यह पहुंच चुकी है। भारत में इस प्रजाति की बड़ी वजह एक्वेरियम ट्रेड है। कोगन ग्रास जो एशिया के लिए नेटिव है, एक समय अमेरिका में पैकिंग मटेरियल के जरिए पहुंच गई थी। आज पूरे अमेरिका में इसका फैलाव हो चुका है, यहाँ तक कि ये स्थानीय पौधे की जगह भी ले चुकी है। इसका पशुओं के लिए भोजन के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं है, यानी कहीं ना कहीं इससे जानवरों पर भी असर पड़ा है। इसी तरह फेरल पिग्स, अमेरिका के लिए लायन फिश, यूरोपियन ग्रीन क्रैब्स, वाटर हाइसिंथ आदि भी इन्वेसिव स्पीशीज हैं। भारत में भी 170 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज और 150 से ज्यादा एनिमल स्पीशीज इन्वेसिव हैं। इनमें लैंटाना ग्रास, कांग्रेस ग्रास, कैटफिश आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी सदस्य देशों से इन्वेसिव स्पीशीज को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात करता है। आइए अब नजर डालते हैं बुलेटिन पर आधारित 5 सवालों पर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? कथन 1, संविधान संशोधन से जुड़ा विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। कथन 2, किसी संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं रोक सकते। कथन 3, प्रस्तावना में संशोधन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक तभी अधिनियम बन सकता है जब उसे आधे से अधिक राज्यों ने भी मंजूरी दी हो। आपको दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 या फिर डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किन बातों की जानकारी देती है? 1, भारत का स्वरूप, 2, राज्य की शक्ति का स्रोत, 3, संविधान के अधिनियमन की तारीख, 4, संविधान के प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट की तारीख और 5वां संविधान का उद्देश्य। आपको दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए 1, 2, 3 और 4, बी 2, 3, 4 और 5,
सी 1, 2, 3 और 5 या फिर डी 1, 3, 4 और 5। अगला प्रश्न, हाल ही में संपन्न हुए डेमोक्रेसी सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, डेमोक्रेसी सम्मेलन का समापन 10 दिसंबर को इसलिए हुआ क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अगुवाई में आयोजित किया गया था। कथन 2, भारत के सभी पड़ोसी देश इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से उपाय बायोमेट्रिक्स में सहायक हो सकते हैं? 1, व्यक्ति के सूंघने की शक्ति, 2, व्यक्ति की चाल ढाल, 3, आइरिस या फिर 4, आवाज। आपको दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4 या फिर डी उपर्युक्त सभी। पांचवा और अंतिम प्रश्न, यदि भारतीय रिजर्व बैंक फीचर फोन्स के लिए भी यूपीआई की सुविधा शुरू करता है तो इसका अभीष्ट निहितार्थ क्या होगा? ऑप्शंस है ए, निम्न कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन मजबूत होगा, बी, भारतीय बैंकों की नेटवर्किंग पर भार कुछ कम होगा, सी, इस सुविधा के मद्देनजर बाजार में फीचर फोन्स की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, या फिर डी, केवल मध्यम वर्ग के लोगों के बीच बैंकिंग आदतों में इजाफा होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। बीते दिनों रूस ने क्रोएशिया को हराकर 15 वर्षों के बाद डेविस कप अपने नाम किया है। यह रूस का तीसरा टाइटल है। इस मुकाबले में रूस के डेनियल मेदवेदेव ने क्रोएशिया के मारिन सिलिच को हराया। इस जीत के बाद रूस चेक गणराज्य और जर्मनी की बराबरी पर आ गया है, जो डेविस कप विजेताओं की सार्वकालिक सूची में 7वें स्थान पर है। हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मकसद स्वस्थ मिट्टी के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। यह दिवस मृदा रिसोर्सेज के स्थायी प्रबंधन की ओर ध्यान दिलाता है। इस दिवस को मनाने की सिफारिश अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की प्रमुख के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली शारदा मेनन का निधन हो गया। वे देश की पहली महिला मनोचिकित्सक थीं। उन्होंने मनोचिकित्सक आर थारा के साथ मिलकर वर्ष 1984 में सिजोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन यानी स्काफ इंडिया की स्थापना की थी। उन्हें वर्ष 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हाल ही में WHO ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 जारी की। यह रिपोर्ट हर साल दुनिया भर में मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन पर व्यापक ब्यौरा देती है। यह मलेरिया कार्यक्रमों और अनुसंधान में निवेश के साथ साथ उसकी प्रगति यानी रोकथाम, निदान, उपचार, उन्मूलन और निगरानी को ट्रैक करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 7 से 9 दिसंबर के बीच सभी स्तर की महिला प्रतिनिधियों के लिए एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ग्रास रूट यानी ग्राम पंचायत से लेकर संसद सदस्यों सभी तक महिला राजनीतिक नेताओं के नेतृत्व कौशल में सुधार के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम शी इज अ चेंज मेकर रखा गया था। इसका उद्देश्य महिला नेताओं के निर्णय लेने, संचार कौशल जैसे भाषण, लेखन आदि में सुधार करना था। बीते 7 दिसंबर को नई दिल्ली में DRDO भवन में बिम्स्टेक देशों के सदस्य राष्ट्रों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास पेनिक्स 21 से पूर्व आयोजित हुआ। यह अभ्यास 20 से 22 दिसंबर 2021 तक पुणे में आयोजित किए जाने की योजना है। इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका तथा थाईलैंड के विषय विशेषज्ञ एवं प्रतिनिधि शामिल होंगे। हर साल 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। आपको बता दें कि इस दिवस की थीम वर्ष 2023 तक के लिए एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट रखी गई है।
न्यूजीलैंड में सरकार नई पीढ़ी को पूरी तरह धूम्रपान से मुक्त करने के लिए कानून तैयार कर रही है। 2008 के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में सिगरेट या तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएगा। इस कानून के अगले साल तक लागू होने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड 2025 तक अपनी राष्ट्रीय धूम्रपान दर को 5% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य अंततः इसे पूरी तरह से समाप्त करना है। हाल ही में पुणे में 2 लोगों को 550 ग्राम एम्बर ग्रीस के साथ गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि इसे फ्लोटिंग गोल्ड भी कहा जाता है। यह स्पर्म व्हेल के पाचन तंत्र से उत्पन्न होता है। इसका टेक्सचर मोम की तरह होता है। इसे फ्रेंच में ग्रे एम्बर कहा जाता है। कई स्थानों पर इसे व्हेल वॉमिट भी कहा जाता है। गौरतलब है कि व्हेल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में शामिल हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सलाहकार मंडल में शामिल किया गया है। यह स्टॉकहोम स्थित 34 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। यह संगठन दुनिया भर में स्थायी लोकतंत्र के समर्थन करने के मिशन के रूप में कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि सुनील अरोड़ा भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वे 2 दिसंबर 2018 से 12 अप्रैल 2021 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।